हाँ अलविया, ये ग्रेविटेशन का पार्ट 2 है। अभी तक हमने बताया तुम्हें कि ग्रेविटेशन क्या होता है और हर वो चीज़ जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, जिसे हम एलिमेंट कहते हैं, वो एक दूसरे को खींचता है। ठीक है, यहाँ तक बता चुके हैं। देखो, ग्रेविटेशन एक और काम करता है। सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट हैं वो रिवॉल्व इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स से वो बंधे हुए हैं। ठीक है ना। यहाँ पे मैंने लिखा है कि होल्ड द सोलर सिस्टम टुगेदर। अगर ये ग्रेविटेशन नहीं होता तो ये सब बिखर जाता। ठीक है, ग्रेविटेशन का एक काम ये है। ग्रेविटेशन का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसे पर केजी जब लिखेंगे तो यह पावर पॉजिटिव देंगे, जबकि इसको एक साथ लिखेंगे तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2, केजी पे पावर -2 दे देंगे। ठीक है, कल हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में बात किया था, जो कि F = ma और फिर g m1 m2 अपॉन r²। तो m कैंसिल हो गया था, g की वैल्यू उन्होंने निकाला था, लेकिन वो g की वैल्यू जो निकाला था वो अर्थ पे था। ठीक है ना। उसी तरह से g की वैल्यू तुम मून पे निकाल सकती हो, तुम दूसरे प्लैनेट पे भी निकाल सकती हो। क्लियर है? देखो, अर्थ पे हम लोग जो g लेते हैं वो 9.8 लेते हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मून पे यही 9.8 आएगा, चूँकि वो उसका ग्रेविटी जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो तो सेम रहेगा। जी की वैल्यू 6.7 ही लेंगे, 6.7 × 10⁻11, लेकिन उसका मास और रेडियस अलग अलग है, इसलिए उसका जी दूसरा आएगा। ये तुम्हें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके देखना। ठीक है, इसलिए जब ज़मीन पे कोई चीज़ हम फेंकेंगे, ऊपर की तरफ फेंकेंगे या नीचे से कोई चीज़ ऊपर फेंकेंगे या ऊपर से कोई चीज़ को नीचे गिराएंगे, तो वहाँ पे जो जी यूज़ करेंगे वो ये यूज़ करेंगे 9.8। लेकिन अगर कोई पूछेगा तुमसे कि चांद पे कोई एक ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर फेंका, इतनी स्पीड से ऊपर फेंका, तो ये कितना ऊपर जाएगा या फिर कितना वक्त लगेगा इतना ऊपर जाने के लिए, तो वहाँ पे ये 9.8 यूज़ नहीं होगा। वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो चांद के हिसाब से निकालेंगे या जिस प्लैनेट में फेंक रहे हैं उस प्लैनेट के हिसाब से निकालेंगे और उसका फार्मूला सेम रहेगा। ठीक है, ये सब कल मैंने बताया था, लेकिन ये मैंने अच्छे से डिस्कस नहीं किया था। अब याद रखना कि ग्रेविटी जो होता है वो किसी मास पे डिपेंड नहीं करता। सपोज करो कि अगर अर्थ पे मैंने दो चीज़ एक साथ गिरा दिया, तो अगर एक चीज़ ये है, एक छोटी सी चीज़ ये है, दोनों को एक साथ मैंने गिराया, तो ये ग्राउंड को जो हिट करेंगे ना, दोनों एक ही वक्त में हिट करेंगे। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये इस मास पे डिपेंड करता ही नहीं है। ग्रेविटी का अगर हम फार्मूला लिखें तो ऐसे लिखना होगा मुझे, G = Gm/r²। और ये m क्या है? मास ऑफ अर्थ। r क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे तो वो ऑब्जेक्ट के बारे में, इस ऑब्जेक्ट के बारे में तो कुछ यहाँ पे है ही नहीं, इसलिए ये इस पर डिपेंड ही नहीं करता। ठीक है, इसलिए एक ऑब्जेक्ट एक कितना ही भारी लें, एक दूसरा ऑब्जेक्ट कितना भी हल्का ले लें, दोनों को अगर हम ड्रॉप करें किसी 5th या 6th या 10th या 100th फ्लोर से, तो वो ग्राउंड को जो हिट करेगा तो दोनों एक साथ गिरेगा। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें एक काम दिया है मैंने कि यही ग्रेविटी जो अर्थ पे 9.8 आ रहा है, मून पे कितना होगा। मुझे पता है कि अर्थ पे ग्रेविटी जो है 9.8 है, लेकिन वो मून पे कितना होगा और ये कैसे निकालेंगे, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, ये m तो कैंसिल हो जाएगा और A = Gm/r²। यहाँ पे G तो वही लेंगे 6.7 × 10⁻11, m लेंगे मास ऑफ मून, r लेंगे रेडियस ऑफ मून। ठीक है, ये वीडियो को पॉज करो और इसे सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है। ठीक है, हालांकि मैंने सॉल्व किया है, लेकिन तो पहले इसको वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व करो और फिर मैच करो ये सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसे मैंने सॉल्व कर लिया, देख लेना। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, मास और वेट में क्या फ़र्क है। बेसिकली मास कहते हैं कि कोई भी चीज़ के अंदर कितना क्वांटिटी है। जैसे कि इसको अगर हम केमिस्ट्री से जोड़ के देखें तो हर ऑब्जेक्ट बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है।
तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एन ऑब्जेक्ट विल बी कंसिडर्ड एज मास, वेयर एज वेट इज द एग्जैक्ट फोर्स बाय विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ हेवी ऑब्जेक्ट। तो इसमें बस यही फ़र्क है। हालांकि अर्थ पे मास और वेट में बहुत ज़्यादा हम लोग फ़र्क नहीं करते, लेकिन ऐसे ये फ़र्क है। मास का यूनिट होता है केजी, जबकि वेट का यूनिट तुम्हारा होगा न्यूटन, क्योंकि वेट क्या है, एक तरह का फोर्स है कि कितनी तेज़ी से खींचा जा रहा है ज़मीन की तरफ। ठीक है, तो ये इनमें फ़र्क है। अब देखो यहाँ पे, अगर किसी का मास है 70 kg, किसी का मास 70 kg है, तो उसका वेट कितना होगा? तो वेट क्या है, वेट एक तरह का फोर्स है। तो वेट फोर्स है, और फोर्स इज इक्वल टू होता है एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू होता है एम इंटू ए, और मैंने बताया कि वेट जो है फोर्स है, तो फोर्स इज इक्वल टू एम ए। मास मुझे मालूम है कि 70 kg, एक्सेलरेशन चूँकि हम अर्थ पे निकाल रहे हैं तो अर्थ का एक्सेलरेशन 9.8 है, तो इसको कैलकुलेट किया तो ये आया। यानी कि जो जिस आदमी का वेट मास जो है 70 kg है, उसका वेट जो होगा 68.6 न्यूटन होगा। ठीक है, उसी तरह से हम लोग बहुत का निकाल सकते हैं। अगर किसी का वेट अगर 20 kg है, अगर किसी का वेट 20 kg है तो उसका मास कितना होगा। ठीक है, और किसी का मास अगर दिया हुआ है 100 kg तो उसका वेट कितना होगा, ये हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन याद रखना कि वेट जो है फोर्स है, और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। तो जब हम लोग किसी मास को वेट में कन्वर्ट कर लेंगे तो फिर केजी नहीं लिखेंगे, न्यूटन लिखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? एक दो क्वेश्चन करके देखना, मैंने एक दो दिया है। चलो अब देखो यहाँ पे, अगर तुमने निकाला होगा तो देखा होगा कि ग्रेविटी ऑन मून जो आ रहा था वो 1 पॉइंट समथिंग के आ रहा था शायद, या 2 पॉइंट समथिंग, ये देख लेना ज़रा। और वही ग्रेविटी अर्थ पे आ रहा था 9.8। इन दोनों ग्रेविटी को हमने देखा तो इसमें 1/6 का डिफरेंस आया। यानी कि ये कह सकते हैं कि अर्थ का ग्रेविटी जो है वो 6 टाइम बड़ा आया मून की ग्रेविटी से, या मून की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से 1/6 कम आया। ठीक है, तो उन लोग दोनों का फ़र्क कितना है, 1/6 का। इसीलिए यहाँ पे जिसका वेट होगा, अर्थ पे जिसका वेट होगा 70 kg, वहाँ पे उसका वेट हो जाएगा 70 टाइम कम या ज़्यादा। ठीक है, 1/6 टाइम कम हो जाएगा। क्लियर है ये? और अगर ग्रेविटी अगर 1/6, अगर वहीं मून पे किसी का वेट जो है 6 kg है तो यहाँ आकर के वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन देख लो। एक इंसान का वेट जो है 600 न्यूटन, मैं वेट कह रहा हूँ, वेट क्या है, एक तरह का फोर्स है, इसीलिए मैंने लिखा वेट को लिखा है 600 न्यूटन ऑन अर्थ, है ना। ज़मीन पे किसी का वेट 600 न्यूटन है तो उसका मास कितना है। अब देखो ये कैसे निकालेंगे, देख लो। वेट होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास इंटू एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एम ए कितना दिया हुआ है 600। ठीक है, तो 600 जो है इसमें मास भी है और एक्सेलरेशन भी है। तो मास मुझे निकालना है और एक्सेलरेशन मुझे, अर्थ का एक्सेलरेशन मुझे पता है 9.8, तो लिखेंगे m इंटू 9.8 इज इक्वल टू 600, और ये 9 पॉइंट इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 600 डिवाइड बाई 9.8, ये जब करेंगे तो ये मेरा मास आ जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया है, एक आदमी का मास जो है 70 kg है मून पे, तो उसका मास अर्थ पे कितना होगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये करके दिखाओ, ये अभी सॉल्व करो। उसके बाद ये है कि
कुछ मैंने होमवर्क दिया है, डिफ्रेंशिएट करना है मास और वेट में क्या फ़र्क है। मास जनरली चेंज नहीं होता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स, जबकि वेट चूँकि ये फोर्स है इसलिए ये हर प्लैनेट पे अलग अलग होगा, इसलिए ये चेंजेबल है। मास का यूनिट केजी है, जबकि वेट का यूनिट जो है न्यूटन है। क्लियर है। उसके बाद मैंने दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि मास ऑफ सन 2 × 10⁻30 kg, मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 kg, और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 1.5 × 10⁸ किलोमीटर। तो तुम्हें निकालना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा इन दोनों के बीच में। फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, F = G m1 m2/r²। G की वैल्यू वही रहेगा 6.67 × 10⁻11। m1 यहाँ पे ये ले लेंगे 10 × 10⁻30 यानी कि सन, और दूसरा m2 लेंगे 6 × 10⁻24 kg अर्थ का, और डिस्टेंस ये होगा 1.5 × 10⁸ किलोमीटर। याद रखना कि जो मास यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया हुआ है ना वो किलोमीटर में है, ये मीटर में होना चाहिए, और इसे जब कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, इसलिए इसे 1000 से मल्टीप्लाई करके चेंज कर लेंगे मीटर में। ये दोनों होमवर्क है, और वो जो बीच में जो दिया है मैंने छोटा सा काम, वो उसी वक्त सॉल्व करना है, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने के लिए मैंने दिया है। और चूँकि आंसर है इसी में, ठीक है, ये मैंने दिखाया नहीं, लेकिन ये मैं तुम्हें जब देख लोगी वीडियो तो मैं इसे भेजूँगा, तो तुम देख लेना फिर, ठीक है। बस ये आज का वीडियो हुआ, इसे देख करके कंप्लीट करके मुझे ज़रूर से ख़बर करना।